लग रही है कैडी। हाँ भाई, ठंड ठंड तो लग रही है। खैर, तो देखो गाइस, मैपिंग की बात कर रहे थे हम। मेल को जीरो से मैप करा दिया, मतलब जहां जहां भी इस कॉलन पे मैप हो, मतलब कि मेल होगा वहां पे जीरो आ जाएगा। जहां पे भी इस कॉलन में फीमेल होगा वहां पे वन आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको चलाओ शिफ्ट एंटर करके। देख रहे हो, यहाँ पे मेल फीमेल था ना। अभी थोड़ी देर पहले शुरू में क्या था? सबसे पहले फीमेल था। देखो इस डेटा में सबसे शुरू में क्या है? फीमेल है। चलो इसको ऐसे भी नहीं, तुम्हें अगर समझ में आएगा तो मैं दो शेल बना देता हूँ। बस ऐसे कर, ये देखो, ये है फीमेल, फिर मेल मेल मेल। ठीक है, इसको देखो चलाओ। फीमेल जो है वो वन है, क्योंकि हमने फीमेल को जो मैप कराया है वो वन से करवाया है। मेल को जो मैप करवाया है वो जीरो से करवाया है। जीरो जीरो, देखो जहां पे भी मेल है वहां पे जीरो, फिर फीमेल वन। ठीक है, तो ऐसे हम मैपिंग करवा रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत पता है क्या है? ये हमारे डेटा फ्रेम में कोई परमानेंट बदलाव नहीं करता है। देखो वहां पे अभी भी मेल फीमेल वैसे ही चल रहा है। तो कोई मुझे बताएगा अगर इसको परमानेंट चेंज करना है तो हमें क्या करना चाहिए? इन प्लेस ट्रू। इन प्लेस ट्रू करना चाहिए, राइट। तो अब एक बार फिर से इसको यहाँ पे हम चलाते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखने वाली बात है कि क्या इसके अंदर इन प्लेस ट्रू है, तो देखते हैं। इन प्लेस, यहाँ पे इन प्लेस ट्रू है क्या? नहीं। अब तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, इन प्लेस ट्रू ही नहीं है। अब क्या करें? तो याद है कि मैंने तुम लोगों को बताया था परमानेंट चेंज करने के दो तरीके होते हैं, एक इन प्लेस ट्रू होता है और दूसरा क्या होता है, किसी को याद है? सेम वेरिएबल में डाल देंगे। सेम वेरिएबल में हम इसको असाइन कर देंगे कुछ ऐसे। तो df डॉट सेक्स के ऊपर हम ये पूरा का पूरा मैप डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब हम df को कॉल करेंगे तो अब देखो, जो हमारा सेक्स कॉलम था उसमें 1001 वही डेटा आ गया जो डेटा हमने बाहर निकाला था पहले। क्लियर है इतना गाइस? क्या हुआ? यस, क्लियर है। जी। अब जो यस है, सर। अब जो है, ये स्मोकर कॉलन है। ठीक है, स्मोकर कॉलन में भी देखोगे कितने स्मोकर्स हैं, या मतलब कितनी क्लासेस है, स्मोकर नॉन स्मोकर, यानी कि येस और नो, दो क्लासेस है, हमें पता है। लेकिन फिर भी हम इसको इसलिए बार बार निकाल रहे हैं कि कल को आपके पास कोई यूनिक डेटा आएगा तो आप उसको समझने में दिक्कत ना करें। ठीक है। सर, हाँ मुझे हाँ, कुछ पूछना है। बोलो। जैसे कि जो ऊपर की रोज थी, जैसे कि जिसमें मेल फीमेल लिखा था या जो भी टाइम वगैरह डे और टाइमिंग लिखा था, हम्म, उसको एक्स 1 2 3 करके डिवाइड कर दिया। और जो मेल फीमेल थी उसको 0 और 1 करके। तो जो आगे के डेटा है जैसे यस नो है, ये हम्म। अलग अलग नंबरिंग में डिवाइड करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी? जब तुम ऐसा काम करते हो ना तो तुम उसको पैरेलली कहीं पे नोट्स बना के रख लेते हो, यानी कि मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा। जब मैंने टाइटेनिक डेटा सेट डाउनलोड करवाया था तो उसमें पी, पार्च, स्पार्स, ऐसे करके स्पाउस और था ना, सिबलिंग्स, सिबलिंग एंड स्पाउस, और पार्च पेरेंट जी। चाइल्ड, ऐसे कॉलम थे। तो मैंने हाँ। बोला था कि जब हम जहां से डेटा डाउनलोड करते हैं वहां पे इसका मेटा डेटा भी बना होता है। पहली बार जब मेटा डेटा टर्म आया था ना वहीं पे है। तो मेटा डेटा का मतलब होता है कि डेटा के बारे में डेटा रखना। तो जब तुम कभी ऐसा काम करते हो ना तो तुम इसको एक नोट्स बना के या तो यहीं पे रख लेते हो कि फीमेल कन्वर्टेड इनटू वन एंड मेल कन्वर्टेड इनटू जीरो, ऐसा तुम मेटा डेटा बना लेते हो। और इसको एक अलग फाइल में रख देते हो या वहीं पर रख देते हो जहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन इसके लिए एक अलग फाइल हम बना लेते हैं जनरली। ठीक है, उसको मेटा डेटा कहते हैं। तो इस मेटा डेटा की जरूरत इसीलिए हमें पड़ती है। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है मेटा डेटा बनाने का। तो जब कभी भी आप किसी को ये डेटा देते हो ना तो साथ साथ वो मेटा डेटा की फाइल भी देते हो कि भाई इस मेटा डेटा से आप ये समझ पाओ कि इस डेटा में आखिर चल क्या रहा है। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया बहुत बड़ा, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिखता है। मैं मेटा डेटा के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ फिर से। मेटा डेटा बहुत सिंपल लेवल पे, लो लेवल पे बता रहा हूँ। ये बिल्कुल कोई काम का नहीं होगा लेकिन फिर भी जो है वो समझ लो।
पता होना चाहिए कि मेटा डेटा क्या होता है। तो मान लो कि मैंने a = 10 लिखा एंड सॉरी a = 27 लिखा एंड b = मैंने 72 लिखा, ठीक है। और इसमें प्रिंट लिखा a, b, ऐसा मान लो एक मेरा प्रोग्राम है ना। प्रोग्राम एक लाइन का कोड भी होता है और n नंबर ऑफ लाइन का कोड भी होता है, जहाँ पे बहुत सारी लाइन होती है उसको प्रोग्राम कहते हैं, जो एक सक्सेसफुली टास्क को एग्जीक्यूट करके दे। तो जब हम इसको चलाते हैं तो ए और बी की वैल्यू प्रिंट होती है। लेकिन अगर मैं ये फाइल किसी को दूंगा तो वो बंदा कैसे समझेगा कि ए का मतलब क्या है और बी का मतलब क्या है। तो उसके लिए मुझे एक एडिशनल फाइल बनानी पड़ेगी, या तो फिर इसी के सामने मुझे ऐसे कमेंट करके पाइथन में लिख देना पड़ेगा कि ए इज एज एंड बी इज क्या, वेट। बन गया मेटा डेटा। अब इसी डेटा को उठा के तुम एक अलग फाइल में बना के रख दो और उस फाइल को इस डेटा के साथ जब भी कोई डाउनलोड करे उसको वो फाइल भी दे दो, तो वो मेटा डेटा की फाइल हो। क्लियर है? ओके। सर अगर हम इसको लिस्ट के अंदर कंसीडर करके डिक्शनरी में सेव कर दें तो नहीं, भी तो तो हो वो सकता है ये। प्रोग्राम का पार्ट हो जाएगा ना, फिर लिस्ट के अंदर क्यों, इसका कुछ यूज है बेकार का, क्यों अपना तुम कोड हैवी करोगे, है ना। लिस्ट में कन्वर्ट करने का मतलब कि तुम उसको कोड में ले आ रहे हो, और कोड में ले आ रहे हो तो जब इंटरप्रेटर रीड करेगा तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। अब बाइनरी में कन्वर्ट जी। करेगा तो वो कुछ ना कुछ तो अपना साइज लेके आएगा ना प्रोग्राम के अंदर, उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम का एफिशिएंसी घटेगा। तो क्यों हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके रखें, बताओ। नहीं सर, अभी तो ये छोटा डाटा था, अगर सपोज हाँ, करो कोई बड़ा डाटा इसमें आ जाता है तो हम तो उसको लिस्ट में कर सकते हैं ना। नहीं, अगर बड़ा डेटा आएगा तो हम एक फाइल बना देंगे और उसका नाम मेटा डेटा ही रख देंगे, ठीक है। और वो एक ओके। प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है। मेटा तो सर डेटा एक फिर भी प्लेन, कमेंट करना पड़ेगा हमको इस चीज में। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं होती फिर। तो मेटा डेटा की फाइल बनाओ, उसमें डेटा को रख दो, फिर तुम्हें कुछ भी कमेंट करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ओके। चलो, ओके सर। तो मेटा डेटा का मतलब यही था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने सेक्स नाम के कॉलन को वन हॉट एनकोड कर ली, नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब उसी तरह से उस शीट को ले आओ जिस पे हम ये फॉर्मूला लगा रहे थे। तो अब यहाँ जो फीमेल थी सॉरी, इस फीमेल को अब हमने क्या मान लिया है, देखो पहले लाइन में अब क्या है, फीमेल को क्या माना गया है यहाँ पे, 1। तो यहाँ पे इस फीमेल के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1। आ गया ना नंबर। अब उसी तरह से स्मोकर कॉलम पे भी करेंगे, ठीक है। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्फाबेट्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशन सही होते हैं, इसलिए नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो df डॉट स्मोकर, ठीक है। और स्मोकर को जब चलाओगे तो यहाँ पे वो सारे स्मोकर आ जाएंगे, नो नो यस, ये सारे रो वाइज आ जाएंगे, वो कॉलन उठ के आ जाएगा। लेकिन हमें कॉलन नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू काउंट। जब आप ये करोगे तो इसमें आपको कैटेगरी बता देगा कि दो ही कैटेगरी थी, एक बंदा स्मोकर था, एक नहीं था। नो का मतलब स्मोकिंग नहीं करता था, यस का मतलब स्मोकिंग करता था। तो अब फिर से यहाँ पे हम नो को 0 मान लेंगे और यस को 1 मान लेंगे, ठीक है। तो अब तुम लोग बोलोगे सर हमेशा 0 और 1 ही मानोगे। मैंने बोला कन्वेंशन ऐसे ही चलता आ रहा है, मतलब एक होता है ना परंपरा, तो परंपरा जैसा चला आ रहा है वैसे ही चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि परंपरा कभी गलत नहीं हुआ करती, और अगर होती है तो सबके लिए होती, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे df डॉट स्मोकर डॉट मैप करोगे फिर से, और इसके अंदर फिर से तुम्हें डिक्शनरी पास करनी है। याद रखना, अगर नो लिखा हुआ है तो नो जैसे यानी कि कैपिटल में लिखा हो तो ये हमारे डिक्शनरी का की होगा, और इसकी वैल्यू क्योंकि हम इसको 0 मान रहे हैं, 0 इसकी वैल्यू होगी। तो जहां जहां भी स्मोकर कॉलन में हमारा नो होगा वहां वहां पे 0 आ जाएगा। दूसरा, जहां जहां पे यस होगा वहां वहां पे हम 1 रख लेंगे, ठीक है। और अब इसको चला देंगे। लेकिन याद रखना जब तुम चलाओगे तो तुम्हें ऐसी वैल्यू तो मिल जाएंगे। देखो नो नो शुरू में 5 बार थे तो 5 बार देखो 0 आया है, दिख रहा है ये। फिर उसके बाद जहां पे यस था, लास्ट थर्ड और लास्ट फोर्थ पे देखो यस था तो यहाँ पे 1 आया, तो बीच में भी डेटा में आया होगा ऐसा, ठीक है। तो इसको परमानेंट बदलाव की तरह रखना है अपने डेटा में,
क्योंकि डीएफ के ऊपर तो कोई बदलाव नहीं आया है। देखो डीएफ के ऊपर, स्मोकर के ऊपर कोई बदलाव नहीं आया और हमें इसी पे बदलाव अब लाना है। तो लाने के लिए बदलाव हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, डीएफ डॉट स्मोकर लिखेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, और डीएफ को अब जब चलाओगे तो देखो 1 हॉट एनकोड हो रखा है। ये क्लियर है गाइस? यस सर। अब उसी Yes, तरह sir. से डे, यस सर, यस सर। अब फिर से उस शीट को ले आओ और यहाँ पे देखो जो नो लिखा हुआ था शुरू वाले डेटा के लिए, पहले वाले डेटा के लिए, तो अब देखो स्मोकर पे क्या आया है, 0। तो इस 0 को तुम क्या करोगे, इस नो की जगह पे ले जाके रख दोगे। आ गया नंबर यहाँ पे। अब एक काम करते हैं गाइस, इसको एक और लाइन में बना देते हैं जिससे हम लास्ट में रिलेट कर पाए चीजों को, क्योंकि आज का यही कॉन्सेप्ट था। एक सेकेंड, दिस इज कॉल्ड फीमेल and this is called option। चलो, तो ये हमारा वो शीट था। ठीक है, हमने जहां पे नो था वहां पे अब ले आके 0 रख दिया है, M4 के साथ 0 आ गया क्योंकि नो को हमने 1 हॉट एनकोडिंग से बदल दिया। अब बात करते हैं इस सम की। ये सम क्या है, ये सम क्या है, सम नहीं है भाई, सन है। सन, हमारे डेटा में यहाँ पे सन है ना, तो सन को सम लिख दिया मैंने गलती से, ये सन है। ठीक है, अब इस कॉलम में हम देखेंगे कि कितने दिन हमारा रेस्टोरेंट खुला था। तो हमने डेटा को ऑलरेडी देख रखा है कि 4 दिन खुला था, तो हम जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, बार बार अब इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा डे है, जब हम इसको चलाएंगे तो इसमें सारे डेज आ जाएंगे। लेकिन हमें ये पता करना है कि उन सारे डे में से आखिर कितने दिन हमारा रेस्टोरेंट खुला था। तो हम यहाँ पे फिर से वैल्यू काउंट करेंगे। वैल्यू काउंट एक बहुत फ्रीक्वेंट यूज होने वाला टूल है, तो कीप दीस थिंग इन माइंड, ओके, याद रखना। तो सैटरडे, संडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 4 दिन हमारा रेस्टोरेंट खुला था। अब हम अपने डेटा को चेंज करना चाहते हैं, इस कॉलम को, डे वाले कॉलम को, इन डे के अकॉर्डिंग। तो हम इसकी भी 1 हॉट एनकोडिंग कर देंगे, जैसे 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, df डॉट डे और फिर से मैप चलाओ, और मैप चला के हम यहाँ पे एक डिक्शनरी फिर से पास करेंगे। इसमें वी विल पुट सैट, और सैट को I'm going to assume 0, okay, then sun I'm going to assume it like 1, then thrust I'm going to assume it like 2, and then fry I'm going to assume it like 3, last one is, that's it। इतना अगर तुम चलाओगे तो जो तुम्हारा डेटा था, जैसे संडे संडे संडे, सैटरडे सैटरडे था ना, और लास्ट में थर्सडे था, तो संडे को तुमने क्या माना है, 1, देखो, और सैटरडे को तुमने माना है 0। ठीक है, तो संडे पे देखो 1 आया है, शुरू में पूरा संडे ही था 5 कॉलम में। फिर उसके बाद हमारा क्या था, सैटरडे था, सैटरडे को 0 माना, तो देखो यहाँ पे 4 जगह तुम्हें सैटरडे दिख रहा है। देखो यहाँ पे सैटरडे पे 0 आ गया, और लास्ट में थर्सडे था, और थर्सडे को तुमने माना था 2, देखो 2 माना था ना, तो यहाँ पे लास्ट में 2 लिखा हुआ आ गया। अब जहां कहीं पे भी फ्राइडे रहा होगा वहां पे भी कोई ना कोई वैल्यू आई। ठीक है, लेकिन ये परमानेंट बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी अगर हम अपना डेटा फ्रेम देखें तो हमारे डेटा फ्रेम में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें ऐसा कुछ शो करा जो अभी हमने किया है। तो हमें इसको परमानेंट बदलाव की तरह यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, उस कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा, इक्वल का साइन देना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, और डीएफ को चला के यू विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड डेटा। देखो ये डेटा हमारा ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है, चेंज हो गया है। उसी तरह से टाइम, हमारा रेस्टोरेंट दो टाइम खुला था, सैटरडे, सॉरी, लंच एंड डिनर। ओके, तो हम इसको देखना चाहे तो कैसे देखेंगे, डीएफ डॉट टाइम लिखेंगे और वैल्यूज काउंट करेंगे। वैल्यू काउंट्स करोगे तो हमारा 2 टाइम दिखाएगा, 2 टाइम रेस्टोरेंट खुला था, डिनर और लंच में।
इसको भी तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना है। तो अब कोई मुझे बताएगा कि इसको कैसे करेंगे? सही कर रहा हूं ना मैं? बोलो भाई। यस सर, यस हाँ, सर, आंख से यस अंधे हो सर। तुम लोग सब आंख से अंधे हो। मैप छूट गया। हाँ मैथ सर। लगा के अरे डिनर भाई, को 0 में और लंच को डिनर को 0 1, मान लेंगे, लंच 0। को लंच को 1। 1 मान लेंगे। ठीक है, अब सेव करेंगे। एंटर। डीएफ डॉट यहाँ पे टाइम इक्वल टू लिखेंगे और फिर डीएफ को देखेंगे तो टाइम भी हमारा बदल गया है, पूरा 0 और डेटा 1 हमारा करना। नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, यस। अब हम इस पूरे डेटा को यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। तो संडे का क्या मतलब था? अ, क्या था ये? 1। संडे का मतलब था 1, डे को संडे माना था और संडे का मतलब 1 था, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और टाइम का, डिनर का मतलब था 0, हम यहाँ 0। पे 0 लिख देंगे। अब देखो इसमें सिर्फ नंबर है, इसीलिए हमें अपने डेटा को 1 हॉट एनकोड करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब ये तो था 1 हॉट एनकोड। दूसरा जो मेरा टॉपिक था, जो मुझे समझाना था, वो ये समझाना था कि भाई कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो कोरिलेशन को भी देख लेते हैं, है ना? कहाँ गया कोरिलेशन? यहाँ पे। तो 1 हॉट एनकोड समझ में आया आप लोगों को? यस। यस। अब हम कोरिलेशन को समझते हैं। देखो, एक कहानी सुनो। जब तुम पहली बार इंडस्ट्री में जाओगे, तो जैसा तुम्हें डेटा दिया गया, यहाँ पे टिप्स का डेटा दिया गया, इतना खूबसूरत सा बना के ऐसा तुम्हें नहीं दिया जाएगा डेटा। ठीक है, और अगर दे भी दिया गया तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ये कैसे होगा? ये कैसे पता करेंगे? कोई आइडिया दो। जिससे कि किसी चीज की वर्थ निकालने के लिए इम्पोर्टेंस कॉलम, जैसे कि हमने कौन लास्ट जिस डेटे पे काम करा था, टाइटैनिक का डेटा, इसमें उसमें हमने से, कुछ हाँ बोलो बोलो, टाइटैनिक के डेटा पे उसमें क्या से था? हमने कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट निकाले थे, जैसे कि मेल फीमेल, सरवाइव करने वाले लोग, क्लास, अमाउंट। लेकिन अभी भी ये समझ में नहीं आया कि हमने जो कॉलम छोड़ा था उसको किस बेसिस पे छोड़ा था। अगर हम इसको स्टैटिस्टिक्स से पूछें तो किस बेसिस पे हम इसको पूछ सकते हैं? कुछ मैथ्स पे बताओ तो देखा जाए। गुरुजी जैसे फर्स्ट क्लास का जो वो था, क्या बोलते हैं, टिकट था, वो ऊपर था, जनरल क्लास का नीचे था, टाइटेनियम जैसे नहीं नहीं, बताया था मैं अभी। ये पूछ रहा हूँ, सी टाइटैनिक का डेटा को लेके आते हैं यार, कहाँ गया? चलो फिर से लोड कर लेते हैं टाइटैनिक का डेटा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने रखा था अपना डेटा, डेटा एनालिसिस के अंदर ये है टाइटैनिक का डेटा, कॉपी पाथ। लेकिन फिर से वो प्रॉब्लम होगी यूटीएफ वाला। चलो जो भी रहा, इसको एक काम करते हैं, मैं ऐसा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो टाइटैनिक डेटा में जो नाम वाला कॉलम था ना, मैंने बोला था ये जरूरी नहीं है, किसी का नाम कृष्णा होने से ये नहीं कि टाइटैनिक पे बच जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम होने से कोई बचता नहीं है। ठीक है, तो मुझे इतना जानना है कि इसको अगर हमें निकालना हो, अगर हमें किसी डेटा की कोई समझ नहीं है। देखो, जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो तुमको जो पोजीशन मिलेगा वो ऐसे मिलेगा कि वी आर लुकिंग फॉर डेटा एनालिस्ट हु हैज एक्सपीरियंस ऑन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, we need experience in banking sector, we need data analyst in infrastructure services, ऐसे करके बहुत सारे डोमेन के डेटा एनालिस्ट। तो मान लो मैं गया, मुझे कोई नॉलेज नहीं, लेकिन मुझे डेटा एनालिस्ट का तो 2-3 साल का नॉलेज बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, मैंने डेटा को एनालाइज किया है। लेकिन मैं जो था वो मेडिकल सेगमेंट से था, और अब मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है। ठीक है, तो वो बंदा मुझे नहीं हायर करेगा। पता है क्यों? चलो समझते हैं इसको।
देखो, मान लो कि एक बंदा है बैंकिंग सेक्टर का, ठीक है, डेटा एनालिस्ट एक बैंकिंग सेक्टर का। ये जो बंदा है, ये एक बंदा है, ये बंदा बैंकिंग सेक्टर का है, ठीक है। तो ये बैंक में डेटा एनालिस्ट रहा है 9 साल, ऐसा मान के चलो, ठीक है, या 9 साल तो ज्यादा हो गया, 2 साल, ठीक है। इसको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा, पावर बीआई पे बहुत अच्छा हाथ है, टैबल्यू पे बहुत अच्छा हाथ है, डेटा एनालाइज करने में बहुत अच्छा हाथ है, VBA.NET जानता है ये, एडवांस एक्सेल जानता है ये, पाइथन भी जानता है, सब कुछ जानता है। लेकिन ये बंदा बैंक से था, और एक और कंपनी थी, उसके एचआर को रिक्वायरमेंट थी मेडिकल डोमेन के बंदे की। भाई मेडिकल का बंदा चाहिए, डेटा एनालिस्ट, जिसके पास वो सारे टूल हैं, जो इसके पास जितने टूल है ना वो सारे टूल हैं, ठीक है। इसको जो चाहिए सारे टूल इसके पास है। इसको, इस बंदे को पावर बीआई चाहिए, इस बंदे के पास है। एडवांस एक्सेल चाहिए, इस बंदे के पास है। इस बंदे को टैबल्यू भी चाहिए, है इसके पास। इस बंदे को पाइथन भी चाहिए, है इस बंदे के पास। लेकिन जो नहीं है वो क्या नहीं है, इसके पास मेडिकल डोमेन का नॉलेज नहीं है, मेडिकल डोमेन का नॉलेज नहीं। इस बेसिस पे ये बंदा रिजेक्ट हो जाए। ओके, तो सर इसका कोई उपाय नहीं है कि हम थोड़ा बहुत पढ़ के और फिर नॉलेज लेके चले जाएं? वीडियो म्यूट कर ले बे, सो रहा है बैठ के। चलो, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि हम कुछ पढ़ लें मेडिकल के बारे में और मेडिकल में घुस जाएं? तो मैंने बोला हाँ है, क्योंकि ये बंदा जो था इसको पता है सिर्फ बैंक से रिलेटेड काम। जैसे इसको डीडी का पता है, डीडी होता है डिमांड ड्राफ्ट। अगर कोई डेटा में डिमांड ड्राफ्ट डीडी करके लिखा हुआ है तो ये बंदे को पता है इसका मतलब कि इस कॉलन, अगर इस नाम से कोई कॉलन बना है तो उसका क्या मतलब होगा। तो ये डेटा को समझ पा रहा है। एक शीट है जिसमें बहुत सारा डेटा है और उसमें एक डीडी नाम का कॉलन है, तो डीडी नाम का कॉलन में कुछ ना कुछ तो होगा। इस बंदे को पता है क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर का ही एनालिस्ट है, तो इसको टर्मिनोलॉजीज पता है अच्छे से। अगर ये मेडिकल में चला गया तो मान लो कि बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज होगी रेडियो की, मतलब मेडिकल की, जो इसको नहीं पता होगी। सब कुछ सीखना पड़ेगा, और टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे ये ठीक से रिसर्च नहीं कर पाएगा डेटा के ऊपर, क्योंकि इसको आइडिया ही नहीं कि मेडिकल में क्या क्या होता है। तो इन सब सिनेरियो से बचने के लिए स्टैटिस्टिक के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसको कहते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन हमें ये बताता है कि किस कॉलन का कितना वेटेज है। मतलब ये 7 कॉलन है ना यहाँ पे, तो किस कॉलन का कितना वेटेज है वो कैसे बताता है। तो भाई टोटल बिल का जो वेटेज है वो टिप के साथ कितना है, मतलब टोटल बिल टिप से कितना मैच करता है। फिर यही टोटल बिल सेक्स से जाके अपने आप को रिलेट करे और देखेगा कि मैं इससे कितना मैच करता हूं। ये क्या कह रहा है यार। चलो बात करते हैं एक और एग्जांपल से। ये मैं हूं और ये मेरा भाई है। हम दोनों में तकरीबन 7 साल का गैप, सॉरी 6 साल का गैप, ठीक है। ये मैं कृष्णा और ये विष्णु, ठीक है। हम दोनों में 6 साल का गैप है, ठीक है। मैं अपने डैड पे गया हूँ, ये मम्मी पे गया है, ठीक है। तो हम दोनों में अगर कोई बंदा बोलेगा मुझे और अब मेरे भाई को खड़ा करके, तो हम दोनों मैच तो करेंगे, लेकिन 50%, 60%, 70%, क्योंकि स्टैटिस्टिक परसेंटेज में बात करते हैं। ओके, अब अगर ये काम हो रहा है तो किस बेसिस पे हो रहा है। तो हो सकता है कि मेरे भाई का नोज मेरे जैसा हो लेकिन आंखें मेरे जैसी ना हो, है ना। मेरे भाई का ईयर मेरे जैसा हो लेकिन फोरहेड ना हो,
तो कुछ ना कुछ तो मिसमैच है ना। अब उसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि ये दो ट्विंस भाई हैं जो एक ही साथ एक जैसे ही दिखते हैं, आए थे दुनिया में। अब इसका नाम कुछ है ए और इसका नाम है बी। दोनों एक दूसरे से 100% मैच करते हैं, ठीक है, 100% मैच करते हैं। और हम और मेरा भाई 60% मैच करते हैं। एक और, ये एक और बंदा है, इसका नाम मान लो आर है, और ये एक बंदर का बच्चा है। बंदर का नहीं, कैट का बच्चा है। ये एक कैट का बच्चा है। इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? बताओ। कोई रिलेशन नहीं। इनका जो को रिलेशन है बहुत खराब आएगा, मतलब एक दूसरे से मिलाव खराब आएगा। इंसान अलग दिखता है और बिल्ली का बच्चा अलग दिखता है, तो इनका को रिलेशन, इनमें एक सिमिलैरिटी बस है, दोनों जिंदा है ना, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं 0% या 10% कुछ मिलाव है, दोनों जिंदा है। सर है बिल्ली के पास भी, इंसान के पास भी। एक और एग्जांपल दे, ये एक और बंदा है, इंसान का बच्चा है कोई, और एक पेड़ है यहाँ पे, कोकोनट ट्री। बताओ इन दोनों में कोई मिलाव है, मेल मिलाप है? बोलो। नो सर। तो ये -100% होगा, मतलब इन दोनों में बिल्कुल मिलाव नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो देखो 4 सिनेरियो तुम्हारे सामने रखे हैं मैंने। अब स्टैटिस्टिक की निगाह से देखते हैं, जो हम पांडास में पढ़ेंगे। पांडास कहता है, और पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक कहता है पाइथन का, कि हम 100% को क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। 100% को पाइथन कहता है हम 1, है ना, 1 मतलब 100%। 60% को कहता है 0.6%। तो परसेंट नहीं लिखता है, 0.6 कहता है, ठीक है, 60%। 10% को 0.1 बोलेगा, और 100% को बोलेगा -1। इससे 2 बातें बतानी है। कोरिलेशन अगर -1 से लेके 1 तक हमारा वेरी करता है, -1 से लेके 1 तक वेरी करता है, तो 1 का मतलब होता है अगर दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और उसका जो रेंज है वो 1 है, अगर तो वो 100% मैच करे। यही तो बात कह रहा हूं मैं, बताओ हाँ ना? बोलो। ये दोनों बच्चे एक ही माँ बाप के हैं, ट्विंस है, तो 100% मैच कर रहे हैं ना। तो 1 का मतलब क्या है? कि ये दोनों 100% एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, यही तो होगा। जी सर जी। तुम लोग समझ में आ रहा है गाइस ऑनलाइन? यस सर, यस सर। यस सर। ओके। और अगर 50%, सॉरी 60% मैच कर रहे हैं, तो मतलब ये जो वैल्यू है कुछ यहाँ पे 0 भी है, मान ये -1, ये 1, और कहीं 60% कोई बंदा जो है मैच कर रहा है, दो वैल्यू 60% मैच कर रही है, तो भी वो मैच तो कर ही रही है ना। लेकिन कोई बंदा अगर -100% मैच कर रहा है, मतलब -1। तो अब ध्यान से सुनो, कोरिलेशन का जो रेंज होता है, कोरिलेशन का CORR से भी लिखा जाता है कोरिलेशन को। कोरिलेशन का जो रेंज होता है वो -1 से लेके +1 तक होता है। समझ में आ रहा है? +1 का मतलब कि 1 की तरफ जाने का मतलब कि वो बंदे मैच हो रहे हैं, और -1 की तरफ जाने का मतलब कि वो बंदे मैच नहीं हो रहे हैं, उल्टे हैं, अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, तो इसीलिए कोरिलेशन बनाया गया, याद रखना। जो पाइथन में कोरिलेशन दिया गया है, वो कोरिलेशन तुम्हें एक दूसरे कॉलम से कंपेयर करके बताएगा चीजों, और इसको मैं कल बताऊंगा। इतना जो मैंने पिक्चर बताया है तुम लोगों को, इसको थोड़ा सा समझना, और एक तुम लोग को प्रोसेस बस दिखा रहा हूं। जब वीडियो देखना तो इसको समझने की कोशिश करना कि हुआ क्या है। तो देखो, DF है ये डेटा फ्रेम हमारा। डेटा फ्रेम के ऊपर
हम एक मेथड चलाते हैं, इसको CORR कहते हैं, CORR पैरेंथेसिस। ये है कोरिलेशन। इस पे तुम लोग रिसर्च करना कि ये हो क्या रहा है, इस कॉलम को अच्छे से पढ़ना, इस कॉलम को अच्छे से पढ़ना, और कल पता करके आना, मैं इसके आगे पढ़ूंगा। किसी को कुछ पूछना है जल्दी पूछ लो। सर मेरे को पूछना है इनकोडिंग के बारे में। बोलो। सर मैपिंग आप यूज कर रहे थे हम्म, उसमें इनकोडिंग में, तो हम वो सारे कॉलम्स को एक ही साथ नहीं कर सकते, नहीं। क्योंकि वो बाइनरी पे हो रहा था ना। हम्म। ओके ओके ओके। और सर इसका मतलब मशीन लर्निंग में क्या कैसे यूज होगा ये, जब और मशीन डेटा लर्निंग आएगा प्रोसेसिंग तो में? मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ओके। पेशेंस रखो, ठीक है। चलो, किसी कुछ और और सर पूछना है? मेरा एक एक बोलो क्वेश्चन और था, बोलो। वो एसक्यूएल से रिलेटेड है लेकिन। उसको तुम बाद में पूछना भी नहीं, ठीक है। ये सब सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। बाद में पूछना है प्लीज। ठीक है।